तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फाउंड फुटेज मॉक्यूमेंट्री हॉरर फिल्म को, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। इसका नाम है मारुई वीडियो। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही मिस्टीरियस केस है, साथ ही साथ यहाँ पर स्पिरिट का चक्कर भी है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं। आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। इतने सारे असली पत्ते हैं, इतनी सारी लेयर्स हैं कि आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा अच्छे से समझने के लिए। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी कॉन्जरिंग द जीनी को, और साथ ही साथ एक रियल केस के ऊपर बेस्ड नेटफ्लिक्स सीरीज को जिसका नाम है डेविल इन ओहायो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में 2019 के अंदर एक कैमरा दिखाया जाता है जिससे कि कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी शुरुआत अब होने वाली थी। तो हम सुचान और एक लड़की होंग को देख पाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनको मारुई वीडियोस के बारे में पता चलता है। तो अब होंग यहाँ पर मारुई वीडियोस के बारे में बताती है। वो क्लियरली बोलती है कि ये वीडियोस कुछ लोगों के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर खून खराबे के एविडेंस को शूट करके रखा जाता है ताकि वो केसेस को सॉल्व करने में मदद हो सके। लेकिन इन वीडियोस को आम पब्लिक की नजरों से दूर रखा जाता है, क्योंकि हर कोई उन वीडियोस में रिकॉर्डेड हादसों को झेल नहीं सकता। अब जैसे ही सुचान और उसकी टीम को ये बात पता चलती है, वो पहुंच जाते हैं उस जगह की खुदाई करने के लिए जहां पर मारुई वीडियोस को छुपा कर रखा जाता है। मतलब कि इन्होंने तो वही कहावत पूरी कर दी थी कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि यहाँ से इनकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी। और उनको विशेष रूप से एक भयानक मर्डर की वीडियो टेप एविडेंस में दिलचस्पी होती है, जो कि 1992 में एक शेडी इन के अंदर हुआ था, यानी कि एक छोटे से होटल के अंदर हुआ था, या फिर ये कहें कि एक अपार्टमेंट होटल टाइप जो होते हैं। तो इस मारुई वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है बुसान में किया गया एक मर्डर केस, और इस वीडियो के अंदर साफ दिखाया जाता है कि एक बॉयफ्रेंड एक इन के अंदर जाता है और कैमरा सेटअप करता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और कुछ ही टाइम के बाद में सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई घुस गया हो और वो पोजेशन की हालत में बेरहमी से अपनी ही गर्लफ्रेंड का खून कर देता है। अब उस वीडियो को ध्यान से देखने पर होंग और सुचान को शीशे के अंदर कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो श्योर नहीं होते कि वो क्या था। और सबसे खास बात ये थी कि ये जो टेप थी ये रियल मारुई केस वाली वीडियो नहीं थी, यानी कि ये जो ओरिजिनल थी वो नहीं थी, ये उसकी खाली एक कॉपी थी, क्योंकि वो टेप बहुत ही ज्यादा कर्स्ड है और उसको ऐसे ही कोई छू नहीं सकता, ऐसे ही कोई रख नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ में कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो कि इनके साथ भी जल्दी ही होंगे। खैर अब इस रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हुए उनको पता चलता है कि पुलिस फोर्स जब वहां पर आती है तो वो उनको बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, यानी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का खून क्यों किया उसे कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो फुटेज थी वो सडनली कट हो गई थी। पहले वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन सडनली ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड का खून कर दिया। अब साथ ही में हमें इस केस से जुड़ी हुई एक और चीज पता चलती है कि उस बॉयफ्रेंड ने जेल के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी। मतलब कि उसके साथ उस वक्त क्या हुआ था ये राज भी उसके साथ इस दुनिया से चला गया। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि होंग और सुचान को इस वीडियो टेप से जुड़ी हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में मालूम था, लेकिन कुछ तो था इस केस के अंदर कि वो अपने असल केस से भटक कर अब इस मर्डर केस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होंग और सुचान शुरुआत करते हैं उसी शेडी इन से जहां पर यह हादसा हुआ था। खैर अब वो लोग उस अपार्टमेंट या फिर अपार्टमेंट कम होटल के अंदर जाते हैं, जहां पर वो ये देखते हैं कि वो अब काफी हद तक खंडर हो गया था, और उस भूतिया जगह पर इन दोनों के अलावा जाना भी कौन चाहता था। खैर अब ये दोनों उसी इन के आसपास कैमरास लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को वो रिकॉर्ड कर सकेंगे। फिर वो आसपास के लोगों से इस इन के बारे में पता करने लगते हैं, और तब इनको पता चलता है कि इस इन का मालिक इसी इन के टॉप फ्लोर पर रहता है। दरअसल पहले वो आर्मी रेसिडेंस में रहा करता था, लेकिन उसके घर के अंदर एक हादसा हुआ, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, तो उसने उस घर को बेच दिया और इस इन को खरीद कर यहीं पर रहने लगा। अब होंग और सुचान आर्मी रेसिडेंस के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं, और तब उनको पता चलता है कि उस घर में किम हो नाम के एक लड़के ने अपनी माँ और बहन का खून करके खुद को जिंदा ही आग लगा ली थी, जिसको सुनकर ये दोनों ही इन्वेस्टिगेटर्स काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये तो उस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो गुत्थी होती है वो एक के बाद एक सुलझने की जगह बहुत ही ज्यादा उलझती जा रही थी, और इन दोनों को ही ये बात नहीं पता थी कि इस केस के अंदर ये जो आगे देखने वाले हैं ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। खैर अब इन दोनों ने यहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी उसके बिहाफ पर ये पहुंच जाते हैं
बात करने के लिए इस इन के मालिक के पास। अब इन का मालिक उनको बताता है कि जब यह हादसा हुआ था तब वो आर्मी रेसिडेंस में काम किया करता था और किम हो के पिता वेलफेयर सेंटर में ही मारे गए थे और उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और तब उन्होंने वो अपार्टमेंट बेच दिया। अब कहानी का ये हिस्सा जानकर होंग और सुचान बढ़ते हैं सीधा आर्मी रेसिडेंस की तरफ, जहां पर जाकर उन्हें उस घर के अंदर जो लोग रहा करते थे उनकी कुछ तस्वीरें और चीजें मिलती हैं। उन तस्वीरों के अंदर से एक तस्वीर होती है किम हो की, जिसको देखकर होंग को यकीन हो जाता है कि मर्डर वाली मारुई वीडियो में जब शीशे के अंदर उसने किसी की स्पिरिट या परछाई को देखा था वो एक आत्मा थी, वो किसी और की नहीं बल्कि वो किम हो की ही थी। खैर अभी ये दोनों आस पड़ोस में उस भूतिया रेसिडेंस की और जानकारी ले ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किम नाम की एक लड़की का फोन आता है। ये लड़की असल में किम हो की बहन चोमी की फ्रेंड थी। अब अपनी सहेली के बारे में बताते बताते वो अचानक से कहती है कि उसने चोमी के पापा को उस हादसे से कुछ दिन पहले ही देखा था और ये बात होंग और सुचान को हैरान कर देती है कि मरे हुए इंसान को कोई कैसे देख सकता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस इन के मालिक ने ये बात बोली थी कि जो किम हो के पिता थे वो वेलफेयर सेंटर में मारे गए थे। अब होंग और सुचान इस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं उस औरत तक जिसने उस हादसे के बाद किम हो और उसकी माँ और बहन की बॉडीज के बारे में पुलिस को बताया था। अब ये जो औरत होती है वो इन दोनों को उस समय की काफी सारी बातें बताती है और वो साथ में ये भी बोलती है कि भले ही पुलिस ने मान लिया हो कि ये खून किम हो ने किए हैं, लेकिन सबका शक एक मिस्टीरियस आदमी पर भी था जो कि पहले सबको दिखता था, लेकिन उन मर्डर्स के बाद वो गायब हो गया और उसने बताया कि अब उस आदमी ने एक इन खरीद लिया है। तो मतलब आप समझे, जो उस इन का मालिक है जिससे होंग और सुचान ने बात करी थी उसका कुछ ना कुछ इन खूनों से लेना देना था और उसने यहाँ पर पूरी सच्चाई किसी को भी नहीं बताई। और तो और इस आदमी का उस फैमिली से भी कुछ तो रिश्ता होगा, क्योंकि चोमी इस आदमी को पापा कहकर बुलाती थी, जो कि बहुत ही वियर्ड है। यानी कि यह कहानी बहुत ही ज्यादा उलझ चुकी है। अब अपने सवालों के जवाब लेने के लिए सुचान जब इनके मालिक के घर पहुंचता है तब वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन ये इस केस के कुछ बड़े सवाल थे जिन्हें वो यूं ही नहीं जाने दे सकता था। खैर अब वो करता यह है कि वो इनके टॉप फ्लोर पर ही कैमरा लगा देता है ताकि जब भी वो इनका मालिक वहां पर आएगा वो उसको पकड़ लेगा। खैर अब इनके सवाल जो होते हैं वो होंग और सुचान को ले पहुंचते हैं उस डिटेक्टिव के पास में जिसने सालों पहले इस ब्रूटल मर्डर केस को हैंडल किया था। और ये डिटेक्टिव यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताता है। वो बोलता है कि दरअसल में वो इनका जो मालिक है वो किम हो का नहीं बल्कि सिर्फ चोमी का बाप था। जी हाँ, यानी कि किम हो के पिता कोई दूसरे थे। अब किम हो के फादर के मरने के बाद में उसकी माँ का अफेयर उस इनके मालिक के साथ में हो गया था, जिससे उनको चोमी पैदा हुई थी। डिटेक्टिव उनको ये बोलता है कि उनको उस इन के ओनर पर शक भी था, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था जिसकी वजह से उसको जाने दिया गया। लेकिन दोस्तों ये भी पूरा सच नहीं है। असल सच्चाई सुनकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। असल में जो इनका ओनर है यानी कि जो चोमी के पिता हैं और जो किम हो के पापा हैं वो जुड़वा भाई थे। जी हाँ, वो ट्विंस थे। लेकिन राज यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। अब जैसे ही इनके अंदर हुए खून की मारुई वीडियो दोबारा वो लोग देखते हैं तो सुचान की टीम को कुछ अजीब चीज पकड़ में आती है। ध्यान से सुनने पर सुनाई देता है कि वो आत्मा पापा कह रही थी, लेकिन किम हो अपने पापा को इस इन में क्यों पुकार रहा था, क्योंकि उसके पिता तो वेलफेयर सेंटर में मारे गए थे और ये आदमी तो कोई और ही है। और एक और सवाल टीम के सामने आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और डिटेक्टिव ने यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि जो किम हो के फादर है और जो किम हो है ये दोनों ही साइकोलॉजिकल लेवल पर बीमार थे। खैर अब सुचान अगले दिन फिर से आर्मी रेसिडेंस की तरफ जा रहा होता है, तब उसे उस घर के बाहर एक रिचुअल मिलता है। देखने पर उसको पता चलता है कि एक नए शेमन ने वो रिचुअल किया है। उससे मिलकर सुचान उसको बताता है कि कैसे इस केस पर काम करने के बाद से ही उसकी टीम के साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। कभी लाइट्स खुद पे खुद गिर जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग खुद से शुरू हो जाती है और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसकी पार्टनर होंग भी काफी बीमार हो गई है। अब ये सब सुनने के बाद में वो शेमन एक वीडियो देखकर ये बताती है कि किम हो की फोटो को हाथ में लेने के बाद से ही होंग पजेस हो गई है और तभी वो ऐसा बिहेव कर रही है। अब होंग को किम हो की आत्मा से फ्री करवाने के लिए शेमन आर्मी रेसिडेंस के अंदर ही एक रिचुअल परफॉर्म करती है। वो एक मुर्गी की बलि देती है और उसका खून अपने मुंह पर लगाकर किम हो की आत्मा को बुलाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ शेमन को ही किम हो दिखाई दे रहा था, लेकिन वो छुप रहा होता है। शेमन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और तभी शेमन को ये लगता है कि जैसे किम हो के साथ वहाँ पर कोई और भी है। वो किम हो के पीछे पीछे चली जाती है कि तभी पूरी टीम को घर के दरवाजे पर हथौड़ा पीटने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने दरवाजे पर कील ठोक दी है ताकि वहां से वो बाहर ना निकल पाए। साथ ही साथ उनके साथ एक स्ट्रेंज चीज ये भी हुई थी कि जो उनकी फुटेजेस वगैरह थी ना उनको कोई जला दे रहा था ताकि कोई भी इस केस को सॉल्व ना कर पाए।
और सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक मास्क पहना हुआ आदमी भी नजर आता है जिसने कि ये सब किया है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कोई तो था जो कि नहीं चाहता था कि ये केस सॉल्व हो। खैर, अब मारुई वीडियो के अंदर किम हो की स्पिरिट ने किसी को पापा बोला था, जिसको सुनने के बाद में सुचान की टीम किम हो के पापा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि वाकई में उसके पापा हैं कौन। अब अच्छे से खोजने के बाद उनको पता चलता है कि किम हो के पापा मरे नहीं थे, बल्कि वो तो वहां से भाग गए थे, यानी कि वेलफेयर सेंटर से भाग गए थे। और उनकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि नर्सिंग होम से भागने के बाद उन्होंने 6 लोगों पे जानलेवा हमला किया था और उसके बाद किम हो के पिता को किसी ने भी नहीं देखा। सुचान अभी ये सब बात पता लगा ही रहा होता है कि तभी उसे मालूम पड़ता है कि होंग की हालत और खराब हो गई है। वो दिन भर कुछ बड़बड़ाती रहती है और अब वो घर से कहीं चली गई है। लाख ढूंढने पर भी सुचान और उसकी टीम को होंग नहीं मिलती। तभी एक आदमी उनको कॉल कर रात में बताता है कि उसने अभी किसी लड़की को आर्मी रेसिडेंस में जाते हुए देखा। अब सुचान तुरंत ही वहां पर पहुंचता है तो ये देखता है कि होंग वहां पर न्यूड हालत में कुछ खोद रही थी। लेकिन क्या, तो ये बात तो होंग को भी याद नहीं थी। किम हो की आत्मा अब होंग पर काफी हावी होने लगी थी और होंग को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, वो क्या ढूंढ रही है। अब अगले ही दिन होंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां पर पूरा टाइम उसे जलने की बदबू आती रहती है। यानी कि ये स्पिरिट तो किम हो की ही थी, क्योंकि उसको जलाकर मारा गया था। जब सुचान सारी बात शेमन को बताता है तब वो ये कहती है कि शायद किम हो कुछ ढूंढ रहा था और वो सुचान से कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी अब होंग का एग्जॉर्सिज्म करवाना होगा, नहीं तो होंग की जान जा सकती है। अब अगले ही दिन से रिचुअल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, तरह तरह के रिचुअल किए जाते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है किम हो की आत्मा होंग पर पूरी तरह हावी हो जाती है। शेमन उसको होली वाटर के अंदर भी डुबाती है, लेकिन उसके बाद वो कभी रोने लगती है, कभी उसको गर्मी लगने लगती है और शेमन उससे कई सवाल करती है, लेकिन होंग के शरीर के अंदर किम हो की आत्मा उसको कोई भी जवाब नहीं देती। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान ही होंग चलकर आर्मी रेसिडेंस में चली जाती है और उसके पीछे पीछे सब पहुंच जाते हैं एटिक में, जहां पर वो एक तस्वीर लिए बैठी हुई थी। और वहां पर हम ये भी देख पाते हैं कि जो पूरी की पूरी दीवार थी वो काली पड़ चुकी थी। और इस फोटो को जब सुचान और उसकी टीम देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस तस्वीर के अंदर किम हो, उसकी माँ, उसकी बहन, किम हो के पापा और चोमी के पापा जो कि अब इनके ओनर हैं, यानी कि दोनों भाई जो ट्विंस हैं, ये सब मौजूद होते हैं। पूरी फैमिली वहां पर थी, मतलब ये सब साथ में थे, वो भी एक ही समय पर। अब उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि 4 मई को फादर घर आए थे। अब नर्सिंग होम से सुचान को ये पता चला था कि किम हो के पापा उस जगह से 3 मई को भागे थे, मतलब कि वो वहां से भागकर अपने घर आए थे और उससे पहले उन्होंने 6 लोगों पे हमला किया था। और किम हो, उसकी माँ और बहन का मर्डर 5 मई को ही हुआ था। तो क्या वो सब खून किम हो ने नहीं बल्कि उसके रियल फादर ने किए थे? और सबको ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि किम हो के पापा ने ही अपने जुड़वा भाई को भी तभी मार दिया होगा और अब उसका नाम इस्तेमाल कर वो इनके अंदर रह रहे होंगे। और एक वीडियो से ये बात साबित भी हो जाती है, क्योंकि इनके ओनर के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही जला हुआ निशान था जैसा कि किम हो के फादर के हाथ पर था। अब ये मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए सुचान और उसकी टीम को चोमी के पापा की लाश का पता लगाना था। और ये सब अब एक्सप्लेन करता है कि उस वीडियो के अंदर किम हो अपने पापा को उस इनके अंदर क्यों पुकार रहा था, क्योंकि असल में वही उसके रियल फादर थे। अब ये सब इस मिस्ट्री के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास में होंग की वीडियो कॉल आती है। वो बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रही थी और तभी ऐसा लगता है जैसे कि कमरे के अंदर किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। और होंग के चिल्लाने के साथ ही वीडियो डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। सुचान तुरंत अपने 2 दोस्तों के साथ होंग के घर पर पहुंचता है। वो वहां पर देखता है कि होंग के घर का दरवाजा खुला हुआ था, पूरे घर के अंदर खून ही खून था और उसने अपनी बिल्ली का खून कर दिया था। अब जब सुचान होंग के घर में देखता है तो उसको एक कमरे की सीलिंग पूरी तरह से काली हुई मिलती है और उसी सीलिंग के नीचे सुचान को मिलती है बॉयफ्रेंड वाले मर्डर केस की ओरिजिनल मारुई टेप। जैसा कि मैंने कहा था कि अब तक जो ये लोग देख रहे थे वो रियल नहीं थी बल्कि कॉपी थी, लेकिन यहाँ पर उनको रियल मारुई टेप मिल गई जो कि होंग ने ही ढूंढ निकाली थी। लेकिन वो कैसे, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। हो सकता है कि किम हो ने ही ऐसा किया होगा, उसकी स्पिरिट ने इस मारुई टेप को ढूंढने में हेल्प करी होगी। अब सुचान जब उस टेप को चलाकर देखता है तो उसके अंदर वो रिकॉर्डेड फुटेज होती है जो कि कट थी। उसको पता चलता है कि पजेस होने से पहले वो जो बॉयफ्रेंड होता है उसको खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया था, जिसको देखने के बाद से ही वो अजीब हरकतें करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जल रहा हो। यानी कि यहाँ पर हमें पता है कि उसको किम हो की स्पिरिट दिखी थी, क्योंकि किम हो भी जलकर मारा गया था। और फिर क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। खैर, अब इस वीडियो को देखने के बाद सुचान को लग रहा होता है कि होंग फिर से आर्मी रेसिडेंस के अंदर ही गई होगी, लेकिन उस वीडियो से उसको ये पता चलता है कि वो पजेस्ड हुआ बॉयफ्रेंड ऐसी हालत में एक मंदिर के पास में गया था या फिर एक श्राइन के पास गया था,
तो हो सकता है कि शायद से होंग भी वहां पर गई हो। अब जैसे ही सुचान को याद आता है कि आज तो 5 मई है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि आज उन सब की आत्माएं बहुत पावरफुल होंगी, स्पेशली किम हो की। और बगैर कुछ सोचे समझे सुचान अपने दोनों दोस्तों के साथ होंग को ढूंढने निकल पड़ता है और यहीं पर ये लोग करते हैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। अब होंग को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक जंगल के पास पहुंचते हैं जहां पर वो वीडियो वाला मंदिर दिखाई दे रहा था, जो कि मंदिर नहीं बल्कि एक श्राइन थी। वो लोग होंग को आवाज भी लगाते हैं और सुचान का एक दोस्त जंगल में होंग को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसको दिखाई देता है कि एक मॉन्क वहां से भाग कर आ रहा था जो कि इंजर्ड था और हम जानते हैं कि होंग ने ही उस पर हमला किया होगा। अब उस दोस्त को जंगल के अंदर होंग मिल जाती है, लेकिन होंग अब उनकी दोस्त नहीं रही थी। वो उस लड़के की तरफ देखते ही उसकी तरफ बढ़ती है और उसे बुरी तरह से स्टैब करके मार देती है। सुचान और उसका दोस्त अब कैमरा लेकर जंगल में जाते हैं और होंग को ढूंढते हैं। होंग सुचान के दोस्त को मिल जाती है और उसके साथ भी वो वही करती है जो कि उसने उसके पहले दोस्त के साथ में किया था। सुचान अब दूसरी तरफ चलता चलता एक श्राइन तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई होती है। वो अभी भी सब शूट ही कर रहा था कि एक खून भरा हाथ आता है और किम हो की तस्वीर को गिरा देता है। हम ये देख पाते हैं कि वहां पर किम हो की पूरी फैमिली थी और साथ ही साथ वहां पर जितनी भी तस्वीरें थी वो सब गिरने लगती हैं। उस हाथ को देखकर सुचान की जान हलक में अटक जाती है। वो अपनी नजर घुमाता है तो ये देखता है कि होंग साइड में बैठी हुई मांस खा रही थी। अब कुछ ही सेकंड के डरावने साइलेंस के बाद में होंग सुचान पर भी हमला कर देती है। सुचान अपनी जान बचाकर भागता है लेकिन जंगल में कहीं पर गिर जाता है और सुचान के साथ में क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो वहां से अचानक से ही गायब हो गया था। लेकिन वो जो कैमरा होता है ना, वो वहीं पर गिर पड़ता है और उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी और यही फुटेज मूवी की सबसे स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि मैंने बताया था आपको। तो स्टार्टिंग की जो वीडियो होती है वो यही वाली थी। अब यहाँ पर जो चीज रिकॉर्ड होती है वो बहुत ही भयानक होती है। होंग के अंदर जो किम हो की स्पिरिट होती है वो किसी से बात कर रही थी और ये कह रही थी कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपका इतना इंतजार किया लेकिन आपने आते ही हमारे पूरे परिवार को क्यों मार डाला। और इतना कहकर ही होंग किसी को चाकू मार देती है और उसने ये चाकू किसी और को नहीं बल्कि किम हो के पिता को ही मारा था, जो कि उस रात उस श्राइन को विजिट कर रहे थे। यानी कि उसी इनके मालिक को किम हो ने मार दिया, यानी कि अपने ही पिता को, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा पागल थे और ईविल थे और उसने ये करके अपनी मौत का, अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला ले लिया। तो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इनका मालिक वहां पर पहुंचा कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किम हो के फादर थे वो मेंटली लेवल पर पागल थे और किम हो भी पागल ही था। और किम हो की जो स्पिरिट थी ना, वो इतनी रिसेंटलेस हो गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ही फादर ने उनको मार क्यों दिया था। तो इसलिए वो उस सवाल का जवाब यहाँ पर लेने आया था। और जब 1992 के अंदर किम हो की स्पिरिट ने उस बॉयफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड को मारा, तब भी वो अपने फादर को इसलिए ही बोल रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वो मेंटल लेवल पर थोड़ा वीक था। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके फादर ने उनके साथ में ऐसा क्यों कर दिया, उन सबको क्यों खत्म कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली उसकी स्पिरिट समझ गई थी कि उसके पिता ईविल थे, वो भी मेंटल लेवल पर पागल थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो मेंटल लेवल पर थोड़े से वीक थे, तो उनको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी और उनको अपने बेटे की याद आती होगी, इसलिए वो इस श्राइन पर रोज ही आया करते थे। लेकिन अल्टीमेटली किम हो की आत्मा ने उनको खत्म कर दिया। अब अगली सुबह होंग को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर जंगल के अंदर किम हो के पिता और सुचान के दोनों दोस्तों की लाशें मिलती हैं। पर पुलिस होंग पर मर्डर के चार्जेस लगा देती है और उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हुआ क्या। होंग को याद ही नहीं था कि वो वहां पर पहुंची कैसे और उसने क्या कर दिया। अब हॉस्पिटल के अंदर घायल होंग पुलिस को आर्मी रेसिडेंस की स्टेयर्स को तोड़वाने के लिए बोलती है और ऐसा करने पर पुलिस को वहां पर दफन मिलती है चोमी के पिता की लाश, यानी कि इनके मालिक के ट्विन ब्रदर की, जिसको खुंदस में आकर या फिर मेंटल लेवल पर खराब होकर उसके ही जुड़वा भाई ने वहां पर उसको गाड़ दिया था। लेकिन अब यहाँ पर सुचान के साथ में क्या होता है, तो मूवी के क्लाइमैक्स में हम ये देख पाते हैं कि सुचान अपने ऑफिस में अजीब तरह से खड़ा होकर शीशे के अंदर किम हो की आत्मा को घूर रहा होता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि सुचान के साथ अब आगे क्या होगा और क्या यहाँ पर किम हो की आत्मा को शांति मिली या फिर अब वो वाकई में ईविल बन गया था और उसको ऐसा करने में मजा आने वाला था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि किम हो की आत्मा यहाँ पर रुकने नहीं वाली और ये जो कर्स्ड मारुई वीडियो है ये आगे चलकर बहुतों का खात्मा करने वाली है। और बूम, इसी के साथ में मारुई वीडियो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मारुई वीडियो मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर 5 लोग आर्मी रेसिडेंस के अंदर रह रहे होते हैं, जो कि होते हैं किम हो, उसकी बहन चोमी, उनकी माँ और दोनों भाई जो कि ट्विंस होते हैं। ऑब्वियसली उनमें से एक जो होता है वो रियल फादर होता है किम हो का।
अब देखो यहाँ से दो केस निकल कर आते हैं कि एक तो जो किम हो के फादर थे वो वाकई में मेंटल लेवल पर थोड़े वीक थे, जिसके चलते उनको वेलफेयर सेंटर में भेज दिया गया होगा। और उसके बाद में होता यह है कि उनके ही ट्विन ब्रदर के साथ में उनकी वाइफ का अफेयर शुरू हो जाता है, जिससे कि उनको चोमी पैदा होती है। अब जब वेलफेयर सेंटर से भागने के बाद में किम हो के पापा वापस घर पर आते हैं तो चोमी को देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और ये जानकर भी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके ही ट्विन ब्रदर ने उनकी वाइफ के साथ में अफेयर कर लिया, जिसके चलते उन्होंने खुंदस में सबको ही मार दिया। और शायद से उनके माइंड में ये बात भी आई होगी कि शायद से किम हो भी उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो उनके ट्विन ब्रदर का ही बेटा होगा, जिसके चलते उसने पूरे परिवार को ही मार दिया। और किम हो की जो स्पिरिट थी वो रिसेंटलेस होकर बार बार यही सवाल अपने फादर से पूछना चाहती थी कि उन्होंने उन सबको क्यों मारा, लेकिन अल्टीमेटली किम हो समझ चुका था कि उसके फादर इविल थे। और एक दूसरी सिचुएशन ये निकलती है कि जो किम हो के फादर थे उनकी वाइफ ने किम हो के फादर के ट्विन ब्रदर के साथ में अफेयर पहले से ही कर रखा होगा, जिसके चलते उन दोनों ने ही किम हो के फादर को वेलफेयर सेंटर में डलवा दिया होगा ताकि वो दोनों आराम से यहाँ पर जिंदगी बिता पाएं। और जब किम हो के रियल फादर को वेलफेयर सेंटर से भागने का मौका मिल गया तो उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर आकर सबको मार दिया। लेकिन जो मेरी पर्सनल थ्योरी है ना वो पहली वाली है। किम हो के जो फादर थे यानी कि जो रियल फादर थे वो बहुत ही ज्यादा मेंटली वीक थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहां से निकल कर यानी कि वेलफेयर सेंटर से भागने के बाद वो 6 लोगों पे हमला नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में कमी थी। लेकिन अल्टीमेटली किम हो ने अपने फादर से बदला ले लिया, उनको खत्म कर दिया। और मुझे लगता है कि अब वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि शेर के मुंह में खून लग चुका है। अब मेरे ख्याल से मारुई कर्स वीडियोस आगे चलकर और लोगों को तबाह करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन थ्योरीज पसंद आई होंगी। पर्सनली मुझे मूवी काफी अच्छी लगी, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको भी देखने में काफी मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए